देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। आप ही विषय का चयन करते हैं और आप ही के चयनित विषय के आधार पर हम अगले 1.5 घंटे बहस करते हैं। यही नहीं, पब्लिक के मंच के जरिए आप सीधे अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी जयपुर से डॉक्टर आयुषी, मनीषा शुक्ला ग्वालियर से, अनमोल कौर इंदौर से और गोरखपुर से रमन अस्थाना। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने किसे बहस का मुद्दा बनाया है। आज बहस का मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ने कहा है, मानवाधिकारों को राजनीतिक रंग देकर किसने नुकसान पहुंचाया। क्या राजनीतिक पार्टी सेलेक्टिव मानवाधिकार हनन का मामला उठाती है? ये मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान के मसले पर कांग्रेस पार्टी चुप है। जहां पर हाल ही में दलितों की हत्या हुई, रेप के मामले बढ़े, वहीं लखीमपुर जैसे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने हाय तौबा मचा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है। सवाल यह है, क्या यह सेलेक्टिव मानवाधिकार हनन उठाने का मामला है? कई बार हमने देखा है कि पीडीपी जैसी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर गाहे बगाहे आतंकवादियों की नीतियों का समर्थन कर देती हैं। ये कह देती हैं कि बहके हुए लोग हैं। क्या इस तरह का मानवाधिकार हनन का मामला उठाना भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को दागदार करता है? इस पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ उन लोगों पर भी बात करेंगे जो नारे लगाते हैं बड़े बड़ी संस्थाओं में, जेएनयू जैसे संस्थाओं के अंदर, और कहते हैं कि सेना और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो नक्सलियों की और आतंकवाद के मानवाधिकारों का हनन कर रही है। यह भी बहस का एक मुद्दा होगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक की रिपोर्ट क्या है और किस आधार पर प्रधानमंत्री ने आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में यह बात कही है। और प्रधानमंत्री का निशाना सीधे सीधे आज कांग्रेस था। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर राजनीतिक दलों के अपने अपने फायदे देखने वाले सिलेक्टिव अप्रोच पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने ऐसे लोगों को नसीहत भी दी। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। जबकि इस मसले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री की तो कोई अप्रोच ही नहीं है, क्लीन चिट दे देते हैं। लखीमपुर पे एक ट्वीट का क्या एक शब्द नहीं बोलते, मंत्री को बर्खास्त नहीं करते। हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया, मुख्यमंत्री अपने पद पे बहाल है। एनएचआरसी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी के बाद बीजेपी ने कई घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें कुछ विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाए। जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं, किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने फेसबुक पे भी एक पोस्ट नहीं छोड़ा, किसी ने इस विषय पे चर्चा भी नहीं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया। हमारे आने जी प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए। लखीमपुर की हिंसा, दलितों महिलाओं पर हो रहे अत्याचार समेत कश्मीर पर महबूबा जैसे नेताओं की सिलेक्टिव अप्रोच से जाहिर है कि सियासी नफा नुकसान भाव कर ही मानवाधिकार के मुद्दे पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि एक जैसे मामलों में मानवाधिकार के हनन पर मुखर होने के बजाय राजनीतिक नजरिए का अलग अलग चश्मा क्यों? तो सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। आप जानते हैं हम एक सवाल पूछते हैं और जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, और कार्यक्रम के अंत में हम देश के बहस के दर्शकों की राय बताते हैं। क्या मानवाधिकार पर राजनीति से देश की छवि खराब हो रही है? जी हाँ, छवि खराब होती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जब यूएन में कश्मीर के मानवाधिकार का मामला उठाया जाता है और इस पर हमारे नेता भी बोलते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको पता है वोट कैसे करना है? कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर वोट करें।
सीधे अपने बड़े पैन को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब हैं, मेरे साथ रूट्स इन कश्मीर से जुड़े कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के नेता है। शुरुआत सप्पल साहब मैं आपसे करूंगा। राजस्थान में दलित को पीट पीट कर मार दिया जाता है, बलात्कार होते हैं, लेकिन आपका मानवाधिकार उल्लंघन कहीं सिलेक्टिव तो नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ लखीमपुर दिखता है, आपको सिर्फ हाथरस दिखता है, लेकिन राजस्थान की घटनाएं नहीं, क्यों? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और सवाल भी पूछ रही है आपसे। पहले मेरा आपसे एक सवाल है दीपक जी। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला उसमें ये तो क्लियर हो रहा है ना कि बीजेपी मानवाधिकार में यकीन करती है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे बीजेपी के कार्यकर्ता मानवाधिकार के बड़े खिलाफ बोलते हैं। तो आपका क्या मानना है कि आज ये तय हो गया कि मानवाधिकार इस देश में होने चाहिए? गुरदीप सप्पल जी, सवाल पूछना मेरा काम है, आपने तो रोल ही बदल दिया। मेरा सवाल है ये। नहीं, आपने तो रोल ही बदल दिया। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका। उसका वजह है आज जो प्रधानमंत्री जी, नहीं, मेरा भी है, उसका वजह है, मैं विपक्ष से हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी के मन में जो जगी मानवाधिकार के लिए पीड़ा, वो इस तथ्य को झुटलाती है कि पिछले 7 साल में उन्होंने NHRC जो मानवाधिकार आयोग है उसको खत्म कर दिया है। उसका ना चेयरमैन था इस साल 7 महीने तक, ना एक्टिंग चेयरमैन, ना मेंबर, ना डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन। आधी से ज्यादा जो शिकायतें आ रही हैं मानवाधिकार आयोग में वो प्रोसीजरल ग्राउंड पे खारिज करनी पड़ रही हैं, और जो बाकी बच रही हैं उसके लिए डीजी इन्वेस्टिगेशन नहीं था। 7 साल में 3 बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। तो जो सरकार ने मानवाधिकार आयोग को बिल्कुल निकम्मा कर दिया, खत्म कर दिया। अभी परसों पीसी पंत जो उसके सदस्य हैं उन्होंने बड़ा दुख जाहिर किया कि NHRC में खाली पोस्टें हैं, स्टेट HRC में खाली पोस्टें पड़ी हैं। कश्मीर में तो इन्होंने 2 साल पहले खत्म ही कर दिया मानवाधिकार आयोग। धारा 370 जब इन्होंने डाइल्यूट की वहां से, उसके बाद स्टेट आयोग खत्म ही कर दिया है। तो जो सरकार मानवाधिकार में बिलीव ही नहीं करती है, जो पार्टी मानवाधिकार के स्ट्रक्चर को लगातार वीक कर रही है, इतना वीक कर रही है कि 3 बार 7 साल में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है कि आप पद तो भरिए, चेयरमैन तो रखिए। वो प्रधानमंत्री आज अगर ये दर्द दिखाएंगे पॉलिटिकल रीजन से, वो गलत है, क्योंकि आज ही उन्हीं की पार्टी के गवर्नर हैं जो पार्टी मेंबर थे, अभी भी अपने को पार्टी मेंबर मानते हैं, हालांकि गवर्नर अपने को पार्टी मेंबर नहीं मानते, पर अब नई परंपरा है। बंगाल के गवर्नर ने बोली ये बात कि बंगाल में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। तो क्या उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को डाउन किया है? ये जवाब पहले बीजेपी दे, हम अपने बातों का जवाब बाद में देंगे दीपक जी। ठीक है, अब मैं सीधे संजू वर्मा जी के पास जाता हूं। संजू वर्मा जी, सेलेक्टिव अप्रोच तो आपका भी है, इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी में बीजेपी के किसी नेता ने तो ट्वीट नहीं किया कि वहां पर क्या हालात बने, किसानों को क्यों कुचल दिया गया। तो अगर ये आरोप गुरदीप सप्पल जी पर राजस्थान के लिए लगता है, तो लखीमपुर खीरी पर आप पर भी लगता है। देखिए दीपक जी, मैं बिना तोड़ मरोड़ के सीधी बात करूंगी। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मानव अधिकारों का इतने सालों से हनन हो रहा था और इसका विपक्ष जो है, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को कई हद तक लेनी पड़ेगी। मुझे बताइए इसमें झूठ क्या है? क्योंकि राजनीति पर तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मानव अधिकारों को राजनीतिक चश्मे से उसका नफा नुकसान देखना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो राजनीति को 2 मिनट के लिए अलग छोड़कर जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, उन्होंने कहा कि जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो सोचिए कि इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, दशकों तक, और भारत में बेसिक जो सैनिटेशन पेनिट्रेशन रेट था वो सिर्फ 39% था। लोगों के पास शौचालय नहीं थे। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, ह्यूमन राइट्स स्टार्ट्स विद रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अरे ह्यूमन राइट्स की बात बाद में करिए, पहले डिग्निटी की बात करिए। शौचालय नहीं थे, मोदी जी ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत। फिर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर। सबको पता है कोरोना के आपातकाल के दौरान गरीबों को, वंचितों को बहुत कठिनाइयां हुई। पिछले साल 9 महीने तक और इस साल भी
9 महीने तक लगातार हर महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिलता है। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। फिर बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं को बाहर शौचालय नहीं था अमेठी में। कहा जाता है अमेठी में छोटी बच्चियां और युवतियां स्कूल कॉलेज में भर्ती नहीं होती थी क्योंकि उनको डर होता था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, इसीलिए वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देती थी। मोदी जी के आने के बाद अमेठी में शौचालय पब्लिक टॉयलेट्स खुले हैं। कांग्रेस ने इतना बुरा हाल करके रखा था भारत का। फिर बात करते हैं मेंस्ट्रुअल प्रोटोकॉल की बात। एक प्रधानमंत्री रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से बात करते हैं उसकी। आज एक प्रेग्नेंट महिला को 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलती है। मुझे भी देने दीजिएगा अपने प्रोग्राम में। ह्यूमन डिग्निटी का एक पहलू है। इतना लंबे जवाब का वक्त मुझे भी चाहिए। अब बात करते हैं किसानों की। इनको बोलिए थोड़ा चुप हो जाए, इतना बौखलाइए मत। मैंने आपको टोका नहीं था, प्लीज कीप क्वाइट। बात करते हैं किसानों की जिस पर इतनी राजनीति हुई। आपको शर्म नहीं आती है? राहुल और प्रियंका वड्रा कोई झाड़ू लगाने लगता है तो कोई गिद्धों वाली राजनीति वल्चर टूरिज्म करता है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया किसानों पर, प्रियंका गांधी के मुंह में दही जम गया। छत्तीसगढ़ में गोलियों से छल्ली कर दिया 5 आदिवासी किसानों को। प्रियंका वड्रा वहां पर फोटो ऑप करने, झाड़ू लगाने क्यों नहीं गई? फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। पिछले 18 महीनों में शिवसेना के साथ कांग्रेस भी सत्ता में है, एनसीपी सत्ता में है। 4,500 किसानों ने खुदकुशी कर ली। राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। क्यों? महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है, राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है, जवाब ले लेते हैं संजू जी। भारत का हिस्सा नहीं है। जवाब ले लेते हैं। आपने तो पूरा गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, लेकिन आपने तो पूरा गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया ह्यूमन डिग्निटी की बात लाकर। लेकिन सप्पल साहब मुझे ये बताइए लखीमपुर खीरी आपका जाना बिल्कुल बनता था क्योंकि किसानों का एक मुद्दा था। वहां किसानों को एक मंत्री के बेटे ने रौंद दिया था, लेकिन जो 2 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मारे गए थे, जिनको डंडों से पीट कर मार दिया था और जिसके लिए किसान नेता कह रहे हैं इन पर हत्या का केस नहीं दर्ज होना चाहिए, उनके घर राहुल जी और प्रियंका जी क्यों नहीं गए? ये तो अन्याय है। ये आपका सेलेक्टिव अप्रोच है। मैंने कहा कि लखीमपुर खीरी ने इन्होंने नहीं ट्वीट किया और आपने भी इस पर राजनीति कर दी। नहीं दीपक जी, मैं खाली 10 सेकंड लूंगी, 1 मिनट। नहीं संजू जी, गलत होगा, अनफेयर होगा। गुरदीप जी पर आप अपने वक्त पर बोलिएगा, मैं पूरा वक्त देता हूं आपके पास। संजू जी, दीपक जी वो ANI की फीड तो शायद आपके स्टूडियो में भी आई होगी, जिसमें प्रियंका गांधी ने स्पष्ट बोला था कि वो बीजेपी के उन दोनों कार्यकर्ताओं के घर जिनकी मृत्यु हुई थी इस पूरे घटनाक्रम में जाना चाहती थी और पुलिस ने मना किया कि आप वहां मत जाइए, वहां के परिवार के लोग नहीं चाहते। ये फीड आपके पास भी आई होगी, आप पूछिए, दिखा भी सकते हैं लोगों को। उनके परिवार वालों के स्टेटमेंट है टेलीविजन पर कि हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे प्रियंका जी और राहुल जी का। हम भी किसानों के बच्चे, हमारे घर भी आइए। उनका स्टेटमेंट है, आप चाहे तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। दीपक जी, वो स्टेटमेंट प्रियंका के वहां पे जाने के बाद, प्रियंका जी के जाने के बाद 2 दिन बाद आया है। जब वो वहां थी, जब वो गई थी लखीमपुर, उस दिन की घटना को आज भी जा सकती थी, वो आज भी जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है कि सभी लोग नहीं 1 मिनट आज चली जाती, वो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1 मिनट, स्पष्ट स्टैंड है, तेरा मृतक मेरा मृतक। दीपक जी, तेरा मृतक मेरा मृतक, मेरा पक्ष तेरा पक्ष, ये बीजेपी की भाषा है। ये हम लोगों के लिए, हमारे हिसाब से हर व्यक्ति को बराबर अधिकार, बराबर डिग्निटी, बराबर उसके हक हैं और हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ है, वो कोई भी हो। इवन अगर कोई कातिल होता है ना, उसको भी राइट टू लाइफ है। यही तो कांग्रेस ने संविधान में लिखवाया था, यही तो संविधान है देश का, जिसको बीजेपी नहीं मान रही। बीजेपी कहती है कि ये हमारे 2 हैं, वो आपके 4 हैं। अरे भाई, वो सब भारत के नागरिक हैं, और जो नागरिक नहीं भी होते हैं ना भारत में, अगर वो रहते हैं या विजिट पे आते हैं, उनको भी राइट टू लाइफ है। ये बात आप समझिए। और इस बात को बार बार कहना कि राजस्थान में नहीं बोलते, घटनाएं तो देश में बहुत होती हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज को या विपक्ष को तब आना पड़ता है जब सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती, जब सरकार के नेता लोग क्रिमिनल के साथ नजर आते हैं, जब सरकार के लोग उन लोगों का बचाव करते हैं जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया होता है। राजस्थान के अंदर तुरंत फुरत कार्रवाई हुई, वहां कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने ना कोई जुलूस निकाला क्रिमिनल के फेवर में, ना कोई कार्रवाई करने से रोकी, ना कोई ट्वीट करके ये बोला कि जिसकी पिटाई हुई वो आतंकवादी है। ये बीजेपी में लगातार हो रहा है और अभी नहीं हो रहा है। सुबोध सिंह तो मुस्लिम नहीं थे, सिख नहीं थे, उनको भी गुनहगार ठहराया। मनीष गुप्ता वो तो नहीं थे, उनको भी गुनहगार ठहराया। उन हाथरस केस में जो बेटी पे बलात्कार हुआ उसके भाई को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। चुनाव में संजू वर्मा जी जवाब देंगे। संजू वर्मा जी जांच में उन्हीं को ही गुनहगार ठहरा दिया। जब ऐसा होता है तब उतरना पड़ता है, तब उतरना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हर केस में उतरने की जरूरत है। जिस आपने आतताइयों का समर्थन किया, आपने अपराधियों का समर्थन किया, इसलिए प्रियंका और राहुल को उतरना पड़ा। ये कह रहे हैं गुरदीप सप्पा लखीमपुर खीरी में और चाहे हाथरस में। दीपक जी एक लाइन और, दीपक जी एक लाइन और, अब आप रुक जाइए, बोलने दीजिए संजू जी को। एक लाइन और, आफ्टर थॉट नहीं, गुरदीप जी मैं मौका दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। संजू जी बोलिए। नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए। आपने उनको बहुत लंबा टाइम दिया था, आपको भी मैंने एग्जैक्टली 2 मिनट दिए हैं। एक लाइन और कि जो FIR है उसमें मंत्री जी का नाम है, उसके पक्ष में मोदी जी हैं, मंत्री जी के पक्ष में मोदी जी खड़े हैं जिसके FIR में नाम है। ठीक है संजू वर्मा जी बोलिए। बीजेपी की सरकार ने के टाइम पे लिखी गई है ना, उसमें लिखा है कि पूरा डिबेट का गलत है। अभी मुझे मौका चाहिए बोलने का। आपको मैंने रोका नहीं, मेरा नंबर आएगा। अच्छा बोलिए संजू जी बोलिए, इसी में बहुत टाइम चल जाता। आपने मुझे ये नहीं बोला, आपने मुझे ये बोल दिया। बोलिए आप, बोलिए, आपका ही वक्त है। दीपक जी, इन्होंने इतने सारे जो भाषण दिए यहाँ पर नैतिकता पर, इनको बता दूं, कांग्रेस सत्ता में है आज महाराष्ट्र में। 33 लोगों ने एक युवती का सामूहिक बलात्कार किया डोंबिवली में। कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ है। साकीनाका में निर्भया से भी ज्यादा भयानक रेप हुआ एक युवती के साथ। कांग्रेस शिवसेना के मुंह में दही जमा हुआ। को ठहराता है। महाबलेश्वर में, चुप हो जाइए अभी, महाबलेश्वर में एक युवती के साथ कार्रवाई हुई, और राहुल गांधी के मुंह में दही जमा हुआ है। अभी सुन लीजिए दीपक जी, आपने वापस मेरे को फेस ऑफ कर ले आए हो आप इनके साथ। संजू जी जब ये बोलते हैं आप मुझे टोका टिप्पणी करने नहीं देते। अभी इनका वहां पे किस मंत्री ने गुनहगारों के पक्ष में बयान दिया या आरोपिता को या विक्टिम को आरोपित कर दिया? संजू वर्मा जी, ये क्या तरीका है? हर बार उठ के चली जाती हैं। ये मतलब हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं या कोई मैच्योर पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर? आप मुझे मौका नहीं देते हैं। आप संजू जी ये मुझ पर आरोप लगा रहे कि मैंने आपको मौका दिया, आपको ज्यादा बोलने को दिया, इनको कम दिया। मुझे लग रहा है कि अब तो मेरे को दोनों स्पोक्स पर्सन के साथ कोई बैरोमीटर लेकर बैठना पड़ेगा। दीपक जी करने का मौका दीजिए। संजू जी आधा टाइम आपका इसी में चला जाता है। बोलिए उनको बोलने को, क्योंकि उनको सिर्फ बोलना आता है, पर कार्रवाई के लिए भी बोल दीजिए। बोलिए। मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ दीपक जी, बीच-बीच में टोक रहे थे बार-बार, पर कार्रवाई भी करें। चलिए सिर्फ संजू वर्मा जी को दिखाइए प्लीज। कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस हार रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। जितनी राजनीति करनी है लखीमपुर पे कर लो। पिछली बार 2017 में कांग्रेस को 7 सीटें, ओनली 7 सीट्स आपको हासिल हुई थी। इस बार आपको वो भी हासिल नहीं होंगी। अभी बात आती है, बात मुद्दे पर करते हैं। दीपक जी, मानव अधिकारों की जब बात करते हैं तो नेगेटिव पॉलिटिक्स के को पीछे रखकर मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। आज विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम वो नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हर महीने दिया जाता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम जिसके तहत अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त का उनका इलाज हुआ है, वो है आयुष्मान भारत, द बिगेस्ट हेल्थ प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। फिर बात आती है बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम विश्व की जनधन योजना, जिसके तहत
44 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते खुले हैं, जिसमें से 22 करोड़ से ज्यादा खाते तो महिलाओं के खुले हैं। फिर बात करते हैं जो अरे भैया, अपंग लोग एजेंडा हैं, पे बात डिसेबल्ड करो ना लोगों कोई। की बात करते हैं। एजेंडा पे बात डिसेबल्ड करिए लोगों आप। के लिए यहाँ सरकारी पे हम नौकरियों रिपोर्ट में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% संजू कर जी, ये दिया। पहली बार में आप पूरा बोल चुकी हैं। ये मानव अधिकारों के तहत आता है, चाहे फिनेंशियल इंक्लूजन हो, फूड सिक्योरिटी ये जो हो, ये जो आयुष्मान बहस का भारत मुद्दा है हो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए आप। उसके पास आयुष्मान भारत और इंश्योरेंस। आप लोगों ने तो शौचालय तक नहीं खुलवाए। अरे भाई, जो आज डिबेट का मुद्दा है उसके बारे में कोई ठीक है, पॉइंट है ठीक आपके है पास संजू या जी, नहीं? संजू जी, ये पहले आर्गुमेंट में आप पूरी लिस्ट गिना चुकी थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है दूसरी बार भी गिनाने में, लेकिन मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही का संगठन है ना जो नारे लगाता था उन लोगों के मानवाधिकारों के लिए जो हमारे 5 एक जेसी और 4 लोग शहीद हो गए। उनको आतंकवादियों के मानव अधिकार दिखते थे, उनको नक्सलों के मानव अधिकार दिखते थे, और टारगेटेड किलिंग का आरोप वो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे लगाते थे। ये आपके AISF के लोग थे ना जेएनयू में। अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप सुन लीजिए मेरी बात को साफ और स्पष्ट जी। अब आप सुनिए, मैं ये संजू वर्मा की तरह रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं बैठता हूं और ना ही मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए 70 साल पहले जाकर के विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करता हूं। अगर आप पूरा वक्तव्य अगर आप बीजेपी की प्रवक्ता का सुनेंगे, आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, भाई आप बीजेपी की हैं, आप सेंटर की गवर्नमेंट है केंद्र में, आप अपने रिपोर्ट कार्ड को जस्टिफाई करिए। आपका ह्यूमन रिकॉर्ड्स बैड है। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई, वहां भी कमला ने आपको यही बोला प्रधानमंत्री को कि भारत का ह्यूमन राइट्स ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है। पूरे विश्व में ये बातें हो रही हैं। ना, ये कौन है गुजरात ये के सब दंगों वाले से जो कहानी लगाते शुरू हैं? हुई, अब दिल्ली जल के हम दंगों शर्मिंदा तक है, आई, तेरे मुजफ्फरनगर कातिल में जिंदा आई। है। ये कातिल सुनिए, हाँ। जुडिशियल किलिंग क्या सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने नहीं, करी है? अब आप बताइए ना। सुनिए, अब आप ये सुनिए। आप ही की विचारधारा के लोग हैं ना जो नहीं, अब आधी आप रात को सुनिए सुप्रीम जरा, कोर्ट ध्यान से खुलवाते हैं। सुनिएगा। नहीं, मेरी विचारधारा सुनिए सर। अब आप सुनिए, मेरी विचारधारा के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, और या तो ज्ञान है तो आप छुपाते हैं। 1947 से लेकर के 1990s तक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज ऑफ दिस नेशन वाज द लेफ्ट। ये आपको मालूम है कि नहीं? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जब हुआ था तो वामपंथियों के प्रेशर में हुआ था, आपको मालूम है कि नहीं? 35 साल हमने बंगाल में रूल किया, आपको मालूम है कि नहीं? फिर क्या विचारधारा की बात आप करते हैं? सर, ये जो दंगाई 7 साल से केंद्र में सरकार चला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयां हो रही है, चिंता मत करिए। हाँ, नहीं, जवाब मुझे देने दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए पहले। आपके आपने प्रवक्ताओं को समय दिया है। नारे लगा सकते हैं। नहीं, सुनिए, आप पहले आप मुझे समय दीजिए बोलने का। आप मुझे इंटरफेयर मत करिए और बोलने दीजिए पहले। डोंट इंटरफेयर। आपने दोनों प्रवक्ताओं को टाइम दिया है और डरिए मत मेरी बात से। बोल रहे हैं, तो घबराइए मत। वामपंथियों से डर बहुत लगता है आपको जी। अब आप सुनिए साफ साफ क्या हम कहना चाहते हैं। वो मर गया, पुलिस को खुली छूट नहीं दे सकते। सुनिए सर, अब आप बोलने दीजिए साहब। गया जो डर गया वो मर गया। डर लगता है क्योंकि हमारी विचारधारा से डरिए मत। हमारे सत्य से डरिए मत। सत्य से डर लगता है दीपक चौरसिया आपको, इसीलिए सत्य को बोलने नहीं देते आप। गब्बर सिंह ये कह के गया जो डर गया वो मर गया। नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देके गया। समझे विवेक जी? गब्बर सिंह ये कह के गया है जो डर गया वो मर गया। मैं डरता वरता नहीं। अब बात कंप्लीट करिए अपनी। ये नारे क्यों लगते हैं? आपकी विचारधारा के लोग रात में सुप्रीम कोर्ट क्यों खुलवाते हैं? दीजिए मुझे एक लीजिए, सुनिए आप मेरी बात को साफ साफ। इस देश के अंदर जितने तंत्र हो, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे किसी अन्य राज्य की पुलिस, चाहे आर्मी, चाहे जुडिशरी, चाहे ब्यूरोक्रेसी, सबको कानून के तहत काम करना पड़ेगा। अगर दिल्ली पुलिस भ्रष्ट होगी सवाल उठाया जाएगा। आर्मी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट याकूब मेनन के लिए क्यों खुलवाई ये बता दीजिए ना। आपकी विचारधारा के लोगों ने इसका जवाब नहीं देंगे कर रहे हैं सर। अगर दिल्ली पुलिस आकर के जेएनयू में लेफ्ट के लड़कों के खिलाफ केसेस गलत चार्जशीट लगाएगी, सवाल उठाया जाएगा। जामिया के लड़कों की कुछ भी बात कर रहे हैं। सुशील पंडित जी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आधी रात में क्यों खुलवाते हैं ये? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नारे क्यों लगते हैं? गौर से सबको बहुत हाँ, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे भी लगते हैं।
मैं बहुत इत्मीनान से सबको सुन रहा था। मैं चाहूँगा कि मुझे भी थोड़ा धैर्य से मेरे साथी सुने जो बाकी पैनल पर हैं। देखिए, गुरदीप सप्पल जी बहुत कसीदे पढ़ रहे थे कांग्रेस के मानवाधिकार पर जो रिकॉर्ड है उसके। मैं हैरान हूँ उनके मुंह से, वो कैसे भूल जाते हैं 1984 में दिल्ली की सड़कों पर मानवाधिकार की क्या धज्जियां उड़ाई गई थी गलों में टायर डालकर, कैसे लोगों को घसीट घसीट कर मारा गया था। और आई.के. गुजराल, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बार बार ड्योढ़ियों पर जाकर चिरौरी कर करके दया की, रहम की भीख मांग मांग कर थक गए। कहा आर्मी बुला लीजिए, 3 दिन तक आर्मी नहीं बुलाई गई। ये मानवाधिकार रिपोर्ट है। और जब उनसे कहा गया कि ये कत्लो-गारत क्यों होती है, तो कहा गया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ा बहुत कांपती है। ये मानवाधिकार के ऊपर इनका रिकॉर्ड है। और उस पर इन्होंने कितने साल किसी पर मुकदमे नहीं चलने दिए, साक्ष्य नहीं आने दिए, सजाएं नहीं होने दी। और उसके ठीक 6 साल बाद कश्मीर से हमको बेदखल किया गया। मानवाधिकार का रिकॉर्ड है। ये गठबंधन सरकार चला रहे थे कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के साथ, तब आतंकवादियों को छोड़ा गया, हम पर भेड़ियों की तरह छोड़ा गया। और आज तक, उसके बाद ये 10 साल तक इन्होंने सरकार चलाई, इन्होंने किसी पर मुकदमा नहीं चलाया, किसी को सजा नहीं दी, एक कमीशन तक नहीं बैठाया कि कश्मीर से लाखों लोग भाप की तरह उड़ गए घाटी में से, उनके मानवाधिकारों का क्या हुआ। ये मानवाधिकारों पर कसीदे पढ़ते हैं, डींगे हाँकते हैं, ये कहते हैं कि ये मानवाधिकारों के हामी हैं। कमाल है। और दूसरी तरफ है वामपंथ, बोलने दीजिएगा। कहता है 35 साल हमने बंगाल में राज किया, आज इनको पूरे बंगाल में एक एमएलए ढूंढने को नहीं मिलता है अपना, कोई पानी लेवा नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं है। गुजरात के जो हालत की इन्होंने, उसी का नतीजा है ये। मारिचा झापी में मास रेप हुआ, बांतला में रेप हुआ। ये कहते हैं कि हमने राज किया है, किसानों को मारा गया, हमने बैंक में नेशनलाइजेशन किया है। बैंकों की क्या हालत है, ये डींगे मांगेंगे, मुझे बोलने ये आज कसीदे पढ़ेंगे, डींगे मारेंगे। मैं गुरदीप जी बिल्कुल आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आयुषी जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। डॉक्टर आयुषी, क्या कहेंगी इस मसले पर? लखीमपुर की जो घटना है जिस पर कांग्रेस इस तरह से राजनीति करने में लगी हुई है, उत्तर प्रदेश ही उनका एकमात्र मिशन जैसे रह गया हो, इस प्रकार से वहां पर वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। और वहीं राजस्थान में पीलीबंगा के प्रेमपुरा गांव में जब एक दलित युवक की मार मारकर हत्या कर दी जाती है, तो 4 दिन तक तो ना वहां के कलेक्टर, ना वहां के एसपी और ना मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां की सुध लेते हैं। जबकि यहाँ राजस्थान में 15 मंत्रालय, 15 विभाग ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं। 36 विधायकों के काम मुख्यमंत्री जी अपने जिम्मे लेकर बैठे हैं, जिसमें कि यहीं पर डॉक्टर आयुषी, आप चूंकि जयपुर से बोल रही है, मैं गुरदीप सप्पल जी का ध्यान खींचूंगा। गुरदीप सप्पल जी, आवाज जयपुर से आई है और सुशील पंडित जी ने आप पर तीखे आरोप लगाए। आप कहा कि टायर बांध बांध के लोगों को जला दिया 1984 में आपने, और फिर उन्होंने कश्मीर की बात दोहराई। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या उन लोगों के मानवाधिकार नहीं है? और उन्होंने वेस्ट बंगाल की बात कही। मैं सिलेक्टिव अप्रोच की बात इसलिए कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल में बहुत पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, आपके कांग्रेसियों को मारा गया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान बिल्कुल खामोश है। उल्टा आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। आपने इतने सारे सवाल पूछे हैं, एक एक करके जवाब लीजिए। सबसे पहले कश्मीर पर जवाब। कश्मीर में जिस दिन कश्मीरी पंडितों को वहां से भागने में मजबूर किया, वो तारीख थी 19 जनवरी 1990। केंद्र में बीजेपी द्वारा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी, राज्य में राष्ट्रपति शासन था, जगमोहन गवर्नर थे, जो वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। कांग्रेस तब न स्टेट में थी न सेंटर में थी। पहली बात, आज तक बीजेपी इस झूठ को फैला रही है
आज तक ये झूठ चल रहा है कि उस समय कांग्रेस थी, बीजेपी की सरकार, समर्थित सरकार वहां थी, और जगमोहन, जिनको बीजेपी ने बाद में मंत्री भी बनाया केंद्र में, वो गवर्नर थे, उनके टाइम पे भागे। दूसरी बात, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो 2 बार उन्होंने पैकेज दिया, 2004 में और 2008 में, और उसके बाद मोदी जी ने 2015 में दिया। इस बीच में 25 साल दीपक जी बीते हैं। 25 साल में 15 साल बीजेपी का शासन हुआ और 10 साल कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। बीजेपी भूलती है कि वो 15 साल इस बीच में शासन कर चुके हैं। लेकिन अगर कश्मीरी पंडित वापस गए दीपक जी, तो केवल मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 1953 मनमोहन सिंह जी के पैकेज देने के बाद 1953 परिवार, कुल 60,000 परिवार का पलायन हुआ था। ये एक सरकारी रिपोर्ट है, मोदी गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट यही है। लाखों नहीं थे, 60,000 परिवार थे। उनमें से 1953 मनमोहन सिंह जी के टाइम पे वापस गए, मोदी जी के टाइम पे 520 गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे परिवार को 10,000 रुपए प्लस राशन दिया जाता था। 10 साल के बाद मोदी सरकार ने इसको बढ़ा के 13,000 किया और बताया ऐसे जैसे बहुत महान काम किया। हर वो काम जो मनमोहन सिंह जी कर चुके थे उसको और अक्षम तरीके से और कम एफिशिएंसी के साथ किया है। घर बनाने की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कश्मीरी पंडितों के लिए वापसी के लिए 5,911 घर बने, और इनके 8 साल में कितने बने अभी तक? 1,025, सिर्फ 1,025। ये सरकारी डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। तो जो 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसने लगातार राउंड टेबल किए, वापस लाने के लिए योजनाएं बनाई। कश्मीरी पंडितों को पूरे देश में मेडिकल और उसमें इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन दिया ताकि उनके बच्चे सब जगह जाके पढ़ सकें। कश्मीरियों को रिजर्वेशन मिला, ना सिर्फ पंडितों को, कश्मीरी बच्चों को भी वहां पे दिया। इन्वेस्टमेंट लेके आए, और इनके टाइम पे आपको याद होगा 12-13 के अंदर टूरिज्म कितना फलने लग गया था। हम सबके दोस्तों के पास आज फोटो है जो उस पीरियड में कश्मीर जाके घूमते थे, वहां से वापस यहां ले आए। अरे आपके अंदर इतना दम था तो 25 साल में 15 साल राज कर लिए, वापस ले जाइए। रही बात जो संजू जी ने बोली, खाद्य सिक्योरिटी, संजू जी जब देश आजाद हुआ था ना, कुछ नहीं था। आज अगर 80 करोड़ को आप खाना दे रहे हैं, उसके पीछे यही हरित क्रांति, यही श्वेत क्रांति है जो इसके पहले की सरकारों ने की थी, कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार ने की थी। और आप जो दे रहे हैं खाना, वो फूड सिक्योरिटी बिल नहीं, 1 मिनट, जो फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में पास हुआ, 14 में, उसको उसके अंडर कर रहे हैं, जिसको पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में बीजेपी ने खत्म करने की बात की थी कि 80% लोगों को खाना देने की जरूरत नहीं है, केवल 20% को देंगे। वो तो कोविड आ गया तो आपको करना पड़ रहा है, और उस लॉ के तहत करना पड़ रहा है जो यूपीए ने पास किया था, और आपकी सरकार ने इसको खारिज किया। कर रहे हैं आप। और मेरे साथ बीजेपी से रोहित चैन जुड़ गए हैं और जेडीयू से माधवानंद जी जुड़ गए हैं। मैं दोनों के पास जाऊंगा, लेकिन सुशील पंडित जी, कश्मीरी पंडितों पर उन्होंने कई फैक्ट्स बताए, क्या कहेंगे? उनका कहना है कि उस वक्त तो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी समर्थित सरकार थी, राष्ट्रपति शासन चल रहा था, जगमोहन वहां थे। क्या जवाब देंगे गुरदीप सप्पल को? इनके पास कोई जवाब नहीं है। आधे से ज्यादा छुपाते हैं। आरव विवेक जी, आपके पास के बाद जाना चाहते हैं। देखिए, हाँ, ये चिरकुट बीच में उबल पड़ते हैं, इन पर थोड़ा मुंह पे लगाम डालिए, इनको कुछ लॉलीपॉप दीजिए, ये व्यस्त रहें। 18 जनवरी 1990 तक कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। उस फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गठबंधन में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, उसके साथ चला रहे थे। 18 जनवरी की रात तक फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में सरकार चला रहे हैं कांग्रेस की मदद से। तो क्या वहां पर सब कुछ ठीक ठाक था कि उनके जाते ही हमको निकलना पड़ा? हमारा विस्थापन शुरू हो गया था 3 महीने पहले से, जब राजीव गांधी कश्मीर में थे, दिल्ली में शासन कर रहे थे। वीपी सिंह की सरकार आई 4 दिसंबर को 1999 को। तो क्या आप कह रहे हैं कि एक ही महीने में यह पूरा काया पलट हो गया कि हमको जाना पड़ा? पहली हत्या श्री टीकालाल टपलू की 14 सितंबर 1999 में हुई। 1 दिसंबर को श्रीमान नीलकंठ गंजू की हत्या हुई। उसके बाद 28 दिसंबर को हमारे श्रीमान भट्ट की हत्या हुई। इस बीच में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगवा कर लिया गया। या फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, आपको केंद्र राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। कश्मीरी पंडितों तो ये सब हो रहा था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार की नाक के नीचे।
ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव क्या वो को अपनी जवाब दे जिम्मेदारी देता से हूं। बच सकते विवेक हैं? श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। आप खुद अगर उस वक्त बात करी जाए मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उस सरकार को तो लेफ्ट फ्रंट का भी समर्थन था भाई। देखिए, आप लोग क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं बचाया कश्मीरी पंडितों को? बताइए, आप मेरी बात सुनिए साहब, बताइए आपने क्यों नहीं मेरी बचाया बात कश्मीरी सुनिए। पंडितों को? आप मेरी बात सुनिए, कश्मीरी पंडितों, हाँ सुनिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बुरा था, सब उसकी निंदा करते हैं, लेकिन यहां बैठ करके कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक बनाने वाले सुशील पंडित का कोई मॉरल राइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के काले चिट्ठों को ये छुपाते हैं और इनका मकसद सिर्फ कश्मीरी पंडितों के एनजीओ चला करके रोटी सेकना है। यहां आकर के हिंदू मुसलमान करना ये कोई अच्छी बात है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स बड़े तरीके से हुआ। सभी पार्टियों ने अपने अपने राज्यों में कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन हिंदू के लिए शब्द काम नहीं किया कहा है। है। पूरा देश ये कश्मीरी पंडितों के साथ वामपंथी जो हुआ वो जिहादियों बुरा था। के साथ लेकिन आप मिलकर सुनिए आप पहले मेरी बात को, जेएनयू से 84 की लेकर बात करते हो। कश्मीर तक आग लगा सुनिए, रहे हैं। कोई जिहादी नहीं है, ये मुखबिरी कर रहे कुछ नहीं हैं, है, आग लगा रहे हैं जिहादियों बिल्कुल के नहीं साथ गलत कर रहे हो। मिलकर अलीगढ़ मुस्लिम अगर कोई यूनिवर्सिटी एंटी में, नेशनल जामिया मिलिया में, तो वो आप श्रीनगर जैसे लोग में, हैं, हैदराबाद जो हिंदू में, मुसलमानों को जादवपुर लड़वाते में। हैं। इसीलिए आप इनका जैसे सूखा लोग हैं, साफ हुआ है जो कश्मीरी बंगाल पंडितों में। का इशू ला एक करके जबरदस्ती नाम लड़ाइयां लेने वाला करवाते हैं। एमएलए नहीं बचा है इनका बंगाल में। कांग्रेस पार्टी ने एक एमपी नहीं है इनका केरला से, नाम लेने लायक कोई बचा नहीं है बंगाल में। जमानतें जब्त हुई हैं इनकी कारनामों के कारण। और ये कहते हैं कि वोट बैंक करते हुए इन्हीं का कन्हैया कहता था कम्युनिटी आगे बढ़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज वो कूद के कांग्रेस में चला गया है। बिल्कुल कांग्रेस और इनमें कोई फर्क नहीं है। इमरजेंसी में ये कांग्रेस की गोद में बैठे थे, किसी ने कुछ इमरजेंसी में ये कांग्रेस की गोद में बैठे थे। इन्होंने देश पर दमन चक्र चलाया है, उसके टुकड़ों पर पड़े हैं। सोवियत संघ के पिछलग्गू थे और 1962 के युद्ध अपने में मुद्दों को चीन के एड्रेस साथ कर लिया। खड़े थे। मनीषा शुक्ला मेरे एक पूरे ग्वालियर से दर्शक जुड़ गई हैं। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित चहल और रोहन गुप्ता दोनों से बात होगी, माधव जी से बात होगी। लेकिन मनीषा, क्या कहना है इस विषय पर आपको? क्या मानवाधिकार को लेकर पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्टिव है? जी, मानव अधिकार की जहां तक बात है ये पूरे देश पर लागू होती है, न कि एक प्रदेश स्तर पर। ये आप सभी एक ही जगह पर केंद्रित हो गए हैं, जबकि मानव अधिकार का हनन तो हमारे देश में जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से ही प्रारंभ हो जाता है। आरक्षण के रूप में इतने समय से जो लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, क्या बच्चे की गलती है कि वो समर्थ समाज में पैदा हो रहा है? चलिए मनीषा जी, आप ये दूसरा मुद्दा उठा लाई, ये मानवाधिकार से थोड़ा इतर मुद्दा है, लेकिन क्या इसको मानवाधिकार में शामिल करना चाहिए? आगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार विवेक श्रीवास्तव जी एक ही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गलतियों को ढांपने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं जब कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, या फिर लखीमपुर खीरी में अगर उन लोगों की बात उठा ली जाती है जिनको तथाकथित किसानों ने पीट पीट कर मार डाला। क्या ये तर्क ठीक है विवेक जी का? देखिए दीपक जी, जहां तक विवेक जी का बात और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात है, जो कश्मीर पर उन्होंने झूठ बोला, उसकी पोल जो खुद कश्मीरी पंडित यहाँ पे सुशील पंडित जी बैठे, उन्होंने उनकी पोल दी। सच्चाई जो है वो देश के सामने लाई। देखिए आज इस देश के अंदर जब बुरहान वानी, उसको आतंकवादी का ह्यूमन राइट इनको दिखाई देता है, लेकिन कश्मीर में जब सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं, तो उनका ह्यूमन राइट किसी को दिखाई नहीं देता। इसी देश के अंदर जब नक्सलियों के द्वारा हमारे दंतेवाड़ा के अंदर 74 जवानों की हत्या कर दी जाती है, तो उनका ह्यूमन राइट किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन नक्सलियों के ह्यूमन राइट दिखाई दिया जाता है। जब कश्मीर के अंदर 1990 के अंदर हिंदुओं को नरसंहार किया जाता है, हिंदुओं का 1984 के अंदर दिल्ली के अंदर सिखों का नरसंहार किया जाता है, 2002 के अंदर गोधरा के अंदर ट्रेन के अंदर हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाता है, उनका ह्यूमन राइट किसी को दिखाई नहीं देता। वो मानव नहीं है, क्योंकि सिलेक्टिव ह्यूमन राइट है। लेकिन हाँ सोनिया जी, देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी है कि सिख वर्सेस हिंदू हो। आप चाहते हैं कि सिखों और हिंदुओं में अलगाववाद बढ़े। रोहित चहल के ह्यूमन राइट का सम्मान करिए। रोहित कंक्लूड करिए, मुझे रोहन गुप्ता जी के पास जाना है। विवेक भाई, उनके ह्यूमन राइट का सवाल सम्मान कर लीजिए ना थोड़ा सा। ये चाहते हैं दीपक जी, मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि सिखों और हिंदुओं में अलगाववाद हो। ये बीजेपी की साजिश है। मैं सुशील जी आ रहा हूं आपके पास। कि सिखों हिंदुओं में अलगाववाद हो। दीपक जी मैं बोल लूं? हाँ, कंक्लूड करिए रोहित।
मैंने किसी को डिस्टर्ब। देखिए, इस देश के अंदर सोनिया गांधी जी रोती है बाटला हाउस एनकाउंटर में, आतंकवादी के मरने के अंदर उनको ह्यूमन राइट आतंकवादी का दिखाई देता है, लेकिन वहीं मोहन चंद शर्मा उसी एनकाउंटर में शहीद होते हैं, हमारे मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर, उसको ह्यूमन राइट नहीं दिखाई देता, उसको फर्जी बता दिया जाता है। आज दिल्ली के अंदर जब अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग से लेके, चाहे हमारे एक लंबी लिस्ट है, जिस तरीके से आपने देखा दिल्ली के अंदर डॉक्टर नारंग हो, अंकित सक्सेना हो, चाहे अंकित शर्मा हो, इनके जो इनको मॉब लिंचिंग की जाती है उसका ह्यूमन राइट किसी को नहीं दिया था, लेकिन तबरेज का और 1 लाख का ह्यूमन राइट यहाँ पर देश के अंदर दिखाई देता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय दुख यहाँ पर है, इस देश के अंदर फिलिस्तीन से लेकर और रोहिंग्या मुसलमानों का ह्यूमन राइट दिखाई देता है, लेकिन इस देश के अंदर जो नरसंहार हिंदुओं का होता है वो किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो मानव नहीं है। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके दलित एक युवक की हत्या कर दी जाती है, उसका ह्यूमन राइट नहीं है, क्योंकि राजस्थान में हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार है। ये किस तरीके से, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज कोई भी ह्यूमन राइट हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका ह्यूमन राइट है और उसकी बात करनी चाहिए। सेलेक्टिव ह्यूमन राइट की बात करने वाले आज कश्मीर के अंदर जब एक वहां पर जब हत्या कर दी जाती है, सुरेंद्र कौर जी हो, नहीं, सेलेक्टिव ह्यूमन राइट कुछ नहीं है। माखनलाल बिंदु आज जी हो, आप उनकी चाहते बेटी हैं का human किसानों right का नहीं है। आंदोलन कमजोर माखनलाल हो, बिंदु जी की इसलिए बेटी की सिखों बात सुनिए आप। और ठीक है। हिंदुओं क्या रोहित रुक जाइए, रोहन गुप्ता जी को लाना जरूरी है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला अभी तक। रोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी सेलेक्टिव ह्यूमन राइट अपनाती है? और दूसरा आरोप आप पर यह है कि जो लोग नक्सलियों के ह्यूमन राइट की बात करते थे, आतंकवादियों के ह्यूमन राइट की बात करते थे जेएनयू में, और जिनके लिए बड़ी बड़ी संगोष्ठी करते थे, आज वैसे लोग आपकी पार्टी में। देखिए दीपक जी, आपके काफी पैनलिस्ट को मैं सुन रहा हूँ, बहुत बड़े दुख की बात है कि जो ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, प्लीज मैं सुन लीजिए। मैं दीपक जी यही कहना चाहूंगा कि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है उसकी जिम्मेदारी सारी सरकारों की है। हम क्यों उसको हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं? अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, वो हिंदुओं या मुसलमानों देश का नागरिक है, अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है। अभी हम लखीमपुर की बात कर रहे हैं, वहां पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन है कि सरकार के जो मंत्री है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। रोहित सुन लीजिए ना, गलत होगा। रोहित प्लीज, रोहन जी कंप्लीट करिए प्लीज। रोहन जी बोलिए। मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है दीपक जी, आप जानते हैं। मुख्य मुद्दा है कि आप जब बात कर रहे हैं, मैं लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट वायलेशन तो एक हुआ है, पर भाजपा के सरकार के मंत्री के लड़के की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता है, उनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे? यहाँ पे हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जो हर बार ये लोग हिंदू मुसलमान करके अपनी विफलताओं छिपाने का प्रयास करते हैं दीपक जी, पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए। जम्मू कश्मीर में जिस दिन हिंदू मरे थे, उस दिन सिख भी मरे थे, उस दिन मुसलमान भी मरे थे। जब हिंदू की अंतिम यात्रा निकल रही थी, मुसलमान भाई बहन वहां पे रो रहे थे, और ये लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। रोहित चहल हनुमानगढ़ राजस्थान का विजुअल दिखा रहे हैं, जो दलित भाई मारा गया उसका विजुअल दिखा रहे हैं रोहन जी। वहां पे हमने एक्शन लिया। और मुझे बताइए, मैं रोहित चहल से पूछना चाहूंगा, सुन लीजिए एक मिनट, मुझे एक नेता का नाम बताइए रोहित, दीपक जी, कि भाजपा का एक भी नेता उनके परिवार को मिलने गया हो। मैं चैलेंज मारता हूँ, रोहित चहल बताइए, आप एक नेता का नाम बताइए। आप यहाँ पे बैठ के डिबेट करते हैं, एक नेता आपका मिलने गया है, हम इन्विटेशन देते हैं आपको। ठीक है, माधव आनंद जी, उसके बाद राहुल देव जी जुड़ गए हैं, उनके कनेक्शन के साथ प्रॉब्लम है। माधव जी के बाद मैं राहुल जी के पास जाऊंगा। माधव जी। दीपक जी, प्रधानमंत्री जी ने जो आज चिंता व्यक्त की, ये चिंता तो जायज है। जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस के लोग करने का काम करते हैं। एनडीए की सरकार के लिए समाज के सभी वर्ग एक जैसे हैं। जहां मुसलमान की बात करें, ट्रिपल तलाक को किसने लाया, किस कानून के तहत आया है, किसी केंद्र की सरकार ने लाने का काम किया है? तो क्या वह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा था? जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था? तो ये सरकार संवेदनशील सरकार है, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग हो, सबके लिए उतनी ही चिंतित है। और जहां तक कांग्रेस तो डबल स्टैंडर्ड रखती ही है, इसमें कोई नयापन नहीं है, कोई नई बात नहीं है। वो हर घटना का विवेचन अपने अकॉर्डिंग करने का काम करती है। आज जम्मू कश्मीर में लगातार सिख और हिंदू भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उनकी हत्या हो रही है, लेकिन कांग्रेस के किसी एक नेता का आप बता दीजिए, ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या बाइट के माध्यम से उन्होंने चिंता व्यक्त की? उनको कोई चिंता नहीं है। यूपी की चिंता इसलिए है क्योंकि वहां चुनाव होने हैं, चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बीजेपी के भी काफी कार्यकर्ता वहां मरे, लेकिन उनका उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड है। ये जो भारतवर्ष की जनता इस चीज को जानती है। और दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कितना भी कांग्रेस हिंदू मुसलमान कर ले, न हिंदू भाई कांग्रेस के साथ हैं, न मुस्लिम भाई कांग्रेस के साथ हैं, न क्रिश्चियन भाई हैं, न सिख भाई हैं। कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं है। मैं सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल जी, मुझे एक बात समझाइए, पोस्ट पोल वायलेंस वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ,
बाकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी खामोश, सिर्फ बीजेपी बोलती रही। उधर लखीमपुर खीरी में जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, एक मंत्री पुत्र के द्वारा ये आरोप लगे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने चढ़ा दी, ये आरोप लगे हैं, उस पर बीजेपी का कोई ट्वीट नहीं। तो क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्टिव हिसाब से मानवाधिकारों को देखती है? ये आरोप बीजेपी पर भी है, कांग्रेस पे भी है। दीपक, इसमें तो किसी भी तटस्थ और विचारवान व्यक्ति को संदेह होगा ही नहीं और इससे असहमति नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो जब सत्ता में रही है तब अपने हिसाब से कभी वो संवेदनशील हो जाती है, जब उसका जो सामाजिक आधार है उस पर चोट पहुंचती है, उसको लेकर कोई घटना होती है, और जब वो विरोध में होती है तो उसको दूसरे पक्ष की बात दिखाई देती है, तब वो शोर मचाती है। तो ये लगातार हम देखते हैं, ये केवल एक इस पार्टी या उस पार्टी का नहीं है। आपने खुद ही उदाहरण दे दिए। आपको कश्मीर में एक अलग व्यवहार में दिखेगा, उत्तर प्रदेश में अलग व्यवहार दिखेगा, पश्चिम बंगाल में अलग व्यवहार दिखेगा, असम में भी बहुत हिंसा हुई है, वहां पर अलग व्यवहार रहा। मानवाधिकार के नाम पर जो कुछ विरोध प्रदर्शन और विरोध हुआ, मैं उस व्यवहार की बात कर रहा हूँ। अगर राजस्थान में या कहीं भी और दलितों के विरुद्ध जो हिंसा होती है तो उसमें मानवाधिकार की बात करना केवल पार्टियों के अपने हितों और अपने आधारों के आधार, मताधिकार जो है या जो उनका सामाजिक आधार है उसके आधार पर तय होता है। कोई किसी का हाथ नहीं रोक सकता, आप किसी का बोलना नहीं रोक सकते, और ये लोकतंत्र है, सबको अपने तरीके से मुद्दे उठाने और बात करने की आजादी है। ठीक है, मैं सीधे रोहन गुप्ता जी के पास चलता हूँ। रोहन गुप्ता जी, जो माधव आनंद जी ने बोला, मेरा बड़ा सिंपल और सपाट सवाल है। पश्चिम बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस पर आप खामोश, उसके बाद आप कश्मीर पर सिर्फ रस्म अदायगी करते हैं, जो हिंदू और सिख वहां पे मारे जाते हैं, मुसलमान भी मारे जाते हैं, लेकिन लखीमपुर में आंदोलन करते हैं इसलिए क्योंकि चुनाव सामने है। क्या ये आरोप लॉजिकल नहीं है आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं दीपक जी। देखिए, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बोलते हैं, उनको बता दूं कि हमारे वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रजनी पाटिल जी उनके घर पे गए, परिवारों के उनके साथ बैठे, उनको सांत्वना दी है। और कांग्रेस की बात कभी चुनाव से जुड़ी नहीं है। जब हाथरस था तब तो कोई चुनाव नहीं था। और जो पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रहे हैं, टीएमसी के सामने कर रहे हैं, पूरे देश के सामने है कि उसके पीछे भी किसकी जिम्मेदारी है। देखिए दीपक जी, यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं, आज किसान का आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, क्या वो मानवाधिकार का हनन नहीं है? 100 से 1000 के करीब किसानों की वहां पे कहीं न कहीं वहां पे उनकी मृत्यु हुई है, यहाँ पे वो उनको कुछ हुआ है। आज उनके सामने भी कुछ नहीं बोला जाता। क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? देखिए, सिलेक्टिव मानव अधिकार के हनन की बात भाजपा को इसलिए सुबह देती है कि उनके शासन में ये मानव अधिकार हनन के जो मुद्दे हैं वो बड़े हैं, और उनको उसको जस्टिफाई कैसे करना है। आज जम्मू कश्मीर में शासन किसका है? आज वही जम्मू कश्मीर में जहां उनका शासन होने के बावजूद हिंदू और सिख की मृत्यु होती है, और उसको भी वो लोग हिंदू मुसलमान करके अपनी, क्योंकि उनको अपनी सत्ता बचानी है, उनकी नहीं तो विफलता हो जाएगी। जो नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, टेररिज्म का पैसा खत्म हो जाएगा, काले धन के हिसाब, क्या हुआ मुझे बताइए? आज भी वहां पे हमारे जैन जवान भी मर रहे हैं। ठीक है, सुशील पंडित जी कुछ बोलना चाहते थे। सुशील जी, उस आप ही की बात से फिर बहस को आगे बढ़ाऊंगा। जवान और किसान की बात है। दीपक जी, रोहित मैं आऊंगा, एक मिनट। सुशील जी कुछ जोड़ना चाहते थे, सिर्फ एक लाइन और जोड़ना चाहते। दीपक जी, देखिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा दीपक जी। ये दोहरे मापदंड हैं जिन्होंने इतने बड़े विषयों को थोथरा कर दिया है, खोखला कर दिया है। यही हाल सेक्युलरिज्म के साथ हुआ। दोहरे मापदंडों के कारण पंथ निरपेक्षता की यह हालत है कि आज कोई पार्टी इस शब्द का उच्चारण करना नहीं चाहती है, क्योंकि लोगों को पता है यह कितना बड़ा पाखंड है। जो काम इन्होंने सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता वाले शब्द के साथ या उस विचार के साथ किया, वही आज मानवाधिकारों के साथ हो रहा है। और मैं हैरान हूं, इसी पैनल पर 2 पार्टियां बैठी हैं। इस देश में मानवाधिकारों के हनन की सबसे काली रात थी 1975 में आपातकाल। 1975 का आपातकाल था। संविधान और मूलभूत अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। वर्तमान में आप यही कम्युनिस्ट पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, इसी रोहन गुप्ता की गोद में बैठी हुई कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ पूरे देश को हम बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, उससे पहले अनमोल कौर, मेरी एक दर्शक इंदौर से जुड़ गई है। अनमोल कौर, क्या कहेंगे? सेलेक्टिव है हम ह्यूमन राइट्स के बारे में?
हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल। मैं एक पर्टिकुलरली किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक सिटीज़न हूँ इंडिया की, और हमें ना पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी मानवाधिकार में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मानवाधिकार किसी एक के लिए नहीं है, किसी पॉलिटिक्स के लिए या किसी रिलीजन के लिए नहीं है, किसी अलग से पार्टी के लिए नहीं है। मानवाधिकार सबके लिए है। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी हैवी टर्म। उसका एक सिंपल मीनिंग नहीं है। मतलब इवन हमारे जो पीएम है मोदी जी, उन्हें भी मानवाधिकार के बारे में बोलना पड़ा। इट वाज 28th एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ NHRC। सो इवन हमारे पीएम को भी उसके बारे में बोलना पड़ा है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा अनमोल कि ह्यूमन राइट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और इसके पीछे कई सारे थॉट छुपे हुए हैं। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा रोहित चहल से। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं, क्या सेलेक्टिव मानवाधिकार खतरनाक है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, और क्या हर पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्टिव नजरिए से ही मानवाधिकारों को नहीं देखती। हम इसी पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन रोहित चहल साहब हैं, मेरे साथ जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन माधव आनंद जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन रोहन गुप्ता जी हैं, और मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी हैं। लेकिन सबसे पहले रमन अस्थाना गोरखपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। रमन, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री ने जो कहा इस बारे में? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एकदम सत्य कहा है। जो मानव की बात करते हैं कि सबके बात में होगा, एक तरफा ही हमेशा कार्य होता रहता है। हमारे पुलिस मार जाते हैं, सिपाही मर जाते हैं, बॉर्डर अफसर मर जाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर कश्मीर में आतंकवादी मारा जाता है, कोई उग्रवादी मारा जाता है, तो कांग्रेस को, बीजेपी, कांग्रेस को, सपा को बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, चलिए रमन जी, आप ही की बात को आगे ले जाता हूं। रोहित चहल मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। रोहित, रोहन जी ने कई सारे सवाल उठाए थे, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, रोहन जी की जब बात सुन रहे थे, रोहन जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के, देखिए रोहन जी को आज जिस तरीके से जब 1975 में जो देश के अंदर इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई, क्या उन सबके परिवारों के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता गए? जब 1984 के अंदर जब सिखों का नरसंहार, 5000 सिखों का टायर डाल डाल के जला दिया, एक भी परिवार से जाके क्या गले मिले? उनके परिवार से जाके मिले क्या कोई भी नेता? नहीं मिले। आप क्या ये दलित भाई की जिस तरीके से हत्या में देख रहा हूं स्क्रीन पे चल रही है, इस दलित भाई के परिवार से जाकर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछेगा जिसको मारा जा रहा है राजस्थान के अंदर? कोई नहीं पूछेगा सर। और तो और आप छोड़ दीजिए, आप हिंदू मुसलमान भी छोड़ दीजिए, आप शहीद औरंगजेब जो इंस्पेक्टर जो सेना का जवान था, अयूब पंडित हो, चाहे फिर उमर फारूक हो, उनके परिवार से जाके आप लोग आज तक मिले क्या? आपने देखा? लेकिन हाँ, आप किस तरीके से एक आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट जरूर कांग्रेस पार्टी खुलवा देती है, किस तरीके से जो मानवाधिकार की दुकानें चलाते हैं वो किस तरीके से एक आतंकवादी के लिए यहाँ पर देश के अंदर दुकानें कोर्ट खुलवा देते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव आउटरीच है। जिस तरीके से पालघर के अंदर साधु की हत्या हो जाती है, उस पर शांति मूड में नहीं जम जाती है। एक भी ट्वीट आपने आज तक राहुल गांधी जी का आतंकवादियों के खिलाफ देखा है? नॉट अ सिंगल ट्वीट, एक मैसेज कभी नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि सिलेक्टिव जिस तरीके से पॉलिटिक्स, ये डेमोक्रेसी खतरा है। यही बात आज मोदी जी ने उठाई। ठीक है, सेलेक्टिव है, राहुल गांधी सेलेक्टिव हैं, आतंकवादियों की कभी उन्होंने भर्त्सना नहीं की, ये आरोप लगा रहे रोहित चहल। देखिए, रोहित जी शायद अपडेटेड नहीं है सोशल मीडिया से, आज ठीक से पढ़ते नहीं। राहुल गांधी जी की कश्मीर में जब हत्या हुई, उसके बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में क्यों बोल रहे? बीच में मत बोलिए। दीपक जी को चुप करवाइए, सुन लीजिए ना रोहन जी की बात। जी, राहुल गांधी जी ने उसी दिन ट्वीट किया और जिस प्रकार से हत्या है उसके खिलाफ ट्वीट किया। देखिए, हिंदू मुसलमान करना आपकी फितरत है। मैं दीपक जी सिर्फ ये कहना, ये डिबेट जो आप इशू कर रहे हैं उसका मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। मानव अधिकार हनन की हम जो बात कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सरकारों की है, वो राजस्थान सरकार हो तो कांग्रेस सरकार ही। वहां गहलोत जी ने कहा, नड्डा जी आइए, उन परिवारों को मिलिए, हम आपके साथ हैं, आप जाइए। क्यों कोई भाजपा का एक राष्ट्रीय नेता छोड़िए, वहां का प्रादेशिक नेता भी नहीं, क्या उनको मालूम है कि जो लोग उसके खिलाफ जिम्मेदार है उसके खिलाफ सरकार? बीच में मत बोलिए ना आप दीपक, रोहित जी ऐसे नहीं होती है डिबेट। मैं भी बीच में बोलूंगा, बीच में मत बोलिए प्लीज, दिस इज नॉट द वे। रोहित रुक जाइए ना, रोहित जी खत्म करिए, कंक्लूड करिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कोई तरीका नहीं है,
दीपक जी सिंपल है कि जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। लखीमपुर में क्यों प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं बोला? क्या वो सिलेक्टिव उनका मानव अधिकार की बात नहीं है? किसानों के ऊपर इतनी हत्या हुई, इतनी अफवाही, वो क्या मानव अधिकार की बात नहीं है? ये सिलेक्टिव करना, उसको हिंदू मुसलमान करना, भाजपा के खिलाफ बोला, ये सारी चीजें सिलेक्टिव दलितों का ह्यूमन राइट नहीं है। मैं आप ही का सवाल ले जाता हूँ। माधव आनंद बताइए, भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के किसी नेता ने लखीमपुर खीरी के बारे में ट्वीट क्यों नहीं किया? और रोहित इसी का जवाब देंगे, बताइए माधव जी बताइए और रोहित बताइए। दीपक जी मैं सारे ट्वीट दिखाता हूँ, प्रियंका गांधी कब जाएंगे मैं बताऊं। रोहित आपने दीपक जी क्यों कोई ट्वीट नहीं किया इसके बारे में? सुन तो लीजिए बताइए रोहित जी, देश में कोई भी घटनाएं घटित होती है, किसी भी बताइए माधव जी, आप रोहित जी बीच में नहीं, माधव जी बोलिए, जल्दी बोलिए। सुन तो लीजिए, देश में कोई भी घटना घटित होती है, किसी की भी हत्या होती है तो हम सब लोग चिंता व्यक्त करते हैं और चिंतित रहते हैं, लेकिन विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को अप्रोच बदलने की आवश्यकता है। आप सेलेक्टिव मत होइए, समाज के सभी वर्गों के लिए सोचिए। किसी की भी हत्या हो, किसी का भी कुछ हो, किसी भी जाति सत्ता में आप हैं, सबके लिए आपको सोचने की जरूरत है। ऑर्डर आपकी समस्या है, निर्माण का काम करते हैं, सत्ता में तो आप है ना, समाज को बांटने का काम करते हैं, हम लोग तो समाज को बांधने का काम करते हैं। विपक्ष की बात कर रहे हैं, समस्या लाने की सत्ता में आप हैं, समाज के सभी ये रिस्पांसिबिलिटी तो आपकी बनी ना। लेकिन आपको हमेशा चलते चलते एक पर्सपेक्टिव राहुल सर से। राहुल सर मुझे बताइए, क्या ये सेलेक्टिव आउटरीच कभी खत्म होगा? आज हम भले से बहुत अच्छी गुडी गुडी बात कर लें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल लाइन पर ही सेलेक्टिव आउटरीच करेंगी ना। ये बहुत दुर्भाग्य है कि बहुत इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर भी हमारे यहाँ प्रतिक्रियाएं जो होती हैं राजनीतिक पार्टियों की भी, नेताओं की भी, वो बहुत सचमुच सेलेक्टिव होती हैं और उनका गुस्सा, उनकी संवेदनाएं भी सेलेक्टिव होती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण सच है जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर और तमाम आधारों पर मानवाधिकार हनन के इतनी घटनाएं होती हैं हर दिन कि पूरे देश में मानवाधिकार आयोग पर भी हमें कभी दीपक बहस करनी चाहिए कि क्या वो तैयार है इन सभी ऐसी घटनाओं की ठीक जांच करने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए। क्या वो खुद ठीक से प्रतिक्रिया करता है? क्या वो सब जगह सबको बराबरी दृष्टि से देखता है? ये भी कुछ बड़े सवाल निकलते हैं कि मानवाधिकार हनन के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए जो व्यवस्था है सरकारी, केंद्र और राज्य के स्तर पर, वो कितनी चुस्त दुरुस्त है। ठीक है, ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन जो अधिकारों का हनन हुआ है जिनके, उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो पूरी व्यवस्था भी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और वो भी राजनीतिक उत्तरदायित्व तो सरकार का है ना। ठीक है, किसका उत्तरदायित्व, इस पर भी हम जरूर बहस करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते चलते मैं सवाल जो पूछा था उसका क्या जवाब दर्शकों ने दिया है वो बता दूं। क्या मानवाधिकार पर राजनीति से देश की छवि खराब हो रही है? यस कहना है 96% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।